2 साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले ने मिडिल ईस्ट में जो युद्ध शुरू किया वो आज कहां खड़ा है? जवाब है इजराइल पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा अलग थलग भी है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में हम एक ऐसे विरोधाभास की बात करने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया की राजनीति को हिला रहा है। इजराइल की सैन्य विजय और राजनीतिक अलगाव का ये कॉकटेल इजराइल के लिए क्या मायने रखता है, आइए समझते हैं। पिछले 2 सालों में इजरायली रक्षा बल यानी IDF ने हमास और उसके सहयोगी गुटों पर भारी सैन्य हमले किए हैं। शुरुआती सदमे से उबरने के बाद इजरायली सेना ने अपने सभी रणनीतिक विरोधियों को करारा झटका दिया है। गजा पट्टी में हमास के हजारों लड़ाकों को मार गिराया गया है और उसके कमांड सेंटर, सुरंगों के नेटवर्क यानी मेट्रो को तबाह करने का दावा किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की हालिया रिपोर्ट बताती है कि सैन्य रूप से इजराइल अब इस क्षेत्र का निर्विवाद हेगेमॉन यानी वर्चस्ववादी शक्ति बनकर उभरा है। उसने ईरान समर्थित समूहों को भी पंगु बना दिया है, जिसमें लबनान का हिजबुल्लाह भी शामिल है, जिसे भारी नुकसान हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल ने अपने विरोधियों को जो सैन्य जवाब दिया है वो उसकी निवारक शक्ति यानी डिटरेंस पावर को मजबूत करता है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि 7 अक्टूबर जैसी घटना दोबारा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ये सब इजराइल की अल्पकालिक जीत है, लेकिन इस जीत की एक बहुत बड़ी कीमत भी है, राजनीतिक अलगाव की बढ़ती खाई। अपनी सैन्य जीत के समानांतर ही इजराइल राजनीतिक रूप से तेजी से अलग थलग पड़ रहा है। गजा में बड़े पैमाने पर हुए नागरिक नुकसान, आंकड़ों के मुताबिक 69,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मौतें और मानवीय संकट ने वैश्विक जनमत को इजराइल के खिलाफ कर दिया है। इजराइल के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में बार बार युद्ध विराम के प्रस्ताव लाए गए और हर बार अमेरिका को वीटो का इस्तेमाल करना पड़ा। इसका मतलब है कि दुनिया के 14 ताकतवर देश इजराइल के रुख के खिलाफ खड़े हैं और सिर्फ अमेरिका का समर्थन उसे बचा रहा है। ये अलगाव साफ नजर आता है। पश्चिमी सहयोगियों का मोह भंग हो रहा है। इजराइल का अस्तित्व पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के मजबूत समर्थन पर टिका हुआ है, लेकिन गजा युद्ध के बाद यूरोप और अमेरिका में इजराइल के खिलाफ माहौल बना है। कई अमेरिकी सांसदों और यूरोपीय नेताओं ने नेतन्याहू सरकार की नीतियों की खुली आलोचना की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि गजा एक हत्या का मैदान है और यहाँ नागरिक अंतहीन मौत के चक्र में फंसे हुए हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज का बयान है कि इजराइल अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि एक निहत्थी आबादी का सफाया कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी गजा पर इजरायली हमलों का विरोध जताते रहे हैं। खासकर पिछले महीने फ्रांस की तरफ से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने के बाद वो इस मुद्दे पर लगातार मुखर होते जा रहे हैं। उन्होंने अगस्त 2025 में गजा शहर में सैन्य अभियानों का विस्तार करने के इजराइल के फैसले को एक आने वाली आपदा बताया था, जो एक वास्तविक तबाही का कारण बनेगी। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बार बार इजराइल के कामों की निंदा की है और ब्रिटेन की नीति में बदलाव किया है, जिसके नतीजे में सितंबर 2025 में फिलिस्तीनी राज्य को आधिकारिक मान्यता दी गई है। जुलाई 2025 के अंत में स्टारमर ने कहा था कि फिलिस्तीनी लोगों को भुखमरी में रखना, मानवीय सहायता से वंचित करना, चरमपंथी समूहों की बढ़ती हिंसा और गजा में इजराइल की अनुपातहीन सैन्य बढ़ोतरी, ये सभी माफी के लायक नहीं हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन ने सितंबर 2024 में कहा था कि गजा में जो कुछ हो रहा है उससे पश्चिमी मूल्य खत्म हो रहे हैं। इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ये नरसंहार की कीमत पर नहीं हो सकता।
ये अलगाव इजराइल के दीर्घकालिक हितों के लिए बड़ा खतरा बन गया है। इजराइल की सबसे बड़ी चिंता उसका दीर्घकालिक पश्चिमी समर्थन है। सैन्य उपकरणों, खुफिया जानकारी और राजनयिक सुरक्षा के लिए इजराइल अमेरिका पर निर्भर है, लेकिन गजा में बढ़े विनाश और मानवीय संकट की वजह से अमेरिकी और यूरोपीय जनता में इजराइल विरोधी भावनाएं भी बढ़ रही हैं। अगर अमेरिका और यूरोप में राजनीतिक नेतृत्व बदलता है या जनमत का दबाव बढ़ता है तो इजराइल के लिए समर्थन जारी रखना मुश्किल हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ मानते हैं कि इजराइल ने सैन्य मोर्चे पर हमास को हराया होगा, लेकिन वो दुनिया के दिमाग और दिल की लड़ाई हार गया है। पश्चिमी दुनिया में इजराइल को अब पीड़ित के बजाय अत्याचारी के रूप में देखा जा रहा है। ये उसके दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए एक रणनीतिक खतरा है। इस बढ़ते अलगाव के बीच मिस्र में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम के लिए चल रही बातचीत ही एकमात्र उम्मीद की किरण है, ताकि इजराइल इस राजनीतिक दलदल से बाहर निकल सके। नेतन्याहू की अंदरूनी चुनौतियां और आगे की राह क्या है, उसकी बात करें तो इस बाहरी दबाव के अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को अंदरूनी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बंधकों के परिवारों का विरोध, सेना के शीर्ष नेतृत्व के साथ मतभेद और इस मुद्दे पर देश के विभाजन ने उनकी कुर्सी को खतरे में डाल दिया है। इजराइल अब एक चौराहे पर खड़ा है। उसके पास सैन्य ताकत है, लेकिन राजनीतिक पूंजी कम हो रही है। आगे की राह सिर्फ कूटनीति और क्षेत्रीय सहयोग से ही निकल सकती है। इजराइल को ये तय करना होगा कि उसे सिर्फ सैन्य ताकत से सुरक्षित रहना है या राजनीतिक स्वीकार्यता के साथ। तो सैन्य ताकत से लबरेज इजराइल आज राजनीतिक रूप से इतना अकेला क्यों है? क्योंकि युद्ध के नियमों और मानवीय मूल्यों के बीच के संतुलन को खोना किसी भी देश के लिए सबसे महंगी हार साबित हो सकता है। गजा युद्ध ने सिर्फ मध्य पूर्व का भूगोल ही नहीं बदला है, बल्कि इसने इजराइल और पश्चिमी जगत के बीच के सदियों पुराने रिश्ते पर भी सवालिया निशान लगा दिया है। देखना यह है कि अब ये वर्चस्ववादी ताकत अपने अलगाव को कैसे दूर करती है। क्लियर कट में फिलहाल बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी आवाज़ ही बदलाव की शुरुआत है। क्लियर कट में फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे, नई कहानी के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।